नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी, जो कि हमारी आज पूरी होने वाली है। इसमें हम कोशिश करेंगे एक क्लास में इसको पूरा कर लें। इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हमारा देश भारत। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार आपको ज़रूर जाके देख लेनी चाहिए। हर किसी का सपना होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, और पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ेंगे पढ़ेंगे में समय निकलता जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके साथ भी यही हो रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, जो एग्ज़ाम में पर्सन बने हुए हैं उनके माध्यम से, और चैप्टर में से किस प्रकार के पर्सन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों पर बात करते हुए हम आगे चलेंगे। हमने कक्षा 6 से ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है एसएसटी सब्जेक्ट की, उसको हम पूरी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लोग समझ भी रहे हैं क्लास को। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा देश भारत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक चीज़ शुरुआत करी थी कि जो चैप्टर के पीछे पर्सन दे रखे हैं, हम उन पर्सनों को करके चैप्टर को पढ़ें या सीधा चैप्टर पढ़ें, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर है सिक्स नंबर का। आज इस ज्योग्राफी का 6 क्लास का ये लास्ट चैप्टर है, हमारा देश भारत। बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारी भरकम किताबें लेके बैठ जाते हैं, रटते रहते हैं, और नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हमारी छूट जाती है। एनसीईआरटी जो बुक्स है आपका 0 से लेकर चीज़ों को स्टार्ट करती है। मुझे ये बुक्स बहुत अच्छी लग रही है, और मैं इन बुकों को पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत आनंद इसमें आ रहा है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप भी इनको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आपको भी ये समझ में आ रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, एक तो यहाँ से सीधा पढ़ना स्टार्ट करें। एक हम ये कोशिश करेंगे पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं पार्ट में, उन प्रश्नों को पहले पढ़ के फिर पार्ट को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हमने प्रश्न पहले पढ़ लिए तो फिर ये दिमाग में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहेगा कि ये प्रश्न पीछे दे रखा था, ये इस प्रकार से दे रखा था। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो पीछे प्रश्न दे रखे उन्हीं में से उठा के पूछ ले। तो हम कोशिश करेंगे आज के बाद में कि हर चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दे रखे उनको हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। आंसर नहीं बताऊंगी मैं आपको, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यूपीएससी की किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो जो एनसीईआरटी के बुक्स के पीछे जो पर्सन दे रखे हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि मैंने पीछे के यूपीएससी के स्टेट पीसीएस के पेपर देखे हैं। सेम टू सेम जो पर्सन यहाँ दे रखे हैं उनसे कई पर्सन मेज खाते हैं। अगर आप यूपीएससी किसी स्टेट पीसीएस को लिखते हैं तो इन प्रश्नों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये प्रश्न रहे कि जब प्रश्न पढ़ते हैं और फिर चैप्टर को पढ़ते हैं तो दिमाग एकदम एक्टिव रहता है कि पीछे प्रश्न पढ़ा था, उसका आंसर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूंगी तो इतना आनंद नहीं आएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर जानने हैं तो मेरे शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ, उनके साथ ज़रूर देखिएगा। मैं पूरे जो चैप्टर पढ़ाने के बाद में शॉर्ट में उनके आंसर बताती हूँ। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखे। देखो, एक पर्सन में उत्तर बता रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भी किसी सागर समुद्र में नहीं गिरती है, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। गंगा सॉरी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत यहाँ पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? ऐसे कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानी एक ही है? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास
करती है। क्यों पूछ रहे हैं कि ये पर्सन यूपीएससी लिखो, स्टेट बीसीएस लिखो, सीधे सीधे इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 5 शब्दों में लिखो, 10 लाइनों में लिखो कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसका कारण क्या है, क्यों निवास करती है वहाँ। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप, आपको भी ये पता चला कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है उत्तरी मैदानों में, आपको पूछे कि प्रवाल द्वीप किसे कहा जाता है, तो लक्षद्वीप में। यहाँ पर भी आपको जो उत्तर है प्रश्न के वो मिल रहे हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। सादरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, ये प्रश्न आपने भी प्रो एग्जाम में कई बार देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले एग्जाम के जो प्रश्न उत्तर है उनको जरूर देखिएगा। श्रीलंका एवं मालदीव, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। आगे आपका दे रखा है कि अरब, आपको दिख रहा होगा शायद। अगर प्रिय विद्यार्थियों किसी को नहीं दिखने में परेशानी आ रही है तो आपकी जो फ़ोन की जो क्वालिटी है वो बढ़ा के देख लेना। मैं क्लास को डालने के बाद में एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। कई क्लासों में ऐसे होता है कि 360 पे नहीं दिखती है तो हमें 720 पे करके देखना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों कारण ये है कि कई बार चीज़ें होती है, नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। और आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं तो 15 मिनट की क्लास को तो आप हाई करके देख सकते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये प्रश्न कई बार इसी रूप में पूछा गया है, अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। यहाँ पर कुछ रेगिस्तान दे रखे उनको भी हम देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, मान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी देश सागर में गिरती है। पूछ रहा है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर दीर्घ खालिस्तान, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है और कौन कितने राज्यों से वो गुजरती है। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक बहुत ही मुझे लगा कि अच्छा चित्र बना के इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी फिर इसको समझाऊंगी। भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कारक रेखा, भारत का मानचित्र बनाइए और फिर इनको चिन्हित करिए। प्रिय विद्यार्थियों मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपके पास एटलस नहीं है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एटलस आपको ले लेनी चाहिए। कारक रेखा भारत का मानक यामी उत्तर, जिस राज्य से आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट, इनको अपने भारत का नक्शा बनाइए और उन पे रेखांकित तो कीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत, इसके बारे में यहाँ पर जो जानकारियाँ दे रखी है। प्रायद्वीप यहाँ पर दे रखा है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये लाइन यूँ क्यों यूँ पूछी जाती है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा। एनसीईआरटी में जो इस प्रकार की बॉक्स दे रखे हैं वो वेरी मोस्ट है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है ज्योग्राफी में कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है। ये कह रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो लगभग विस्तार है कितना है, 3200 किमी है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किमी है। फिर इनके बीच में जो अंतर है वो भी आप निकाल लेना। तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जल
जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में बहुत विभिन्नता है। बिल्कुल, भारत की संस्कृति में बहुत विभिन्नता आपने देखी होगी। जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की जो पहनावा होता है, वहाँ का जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, खान पान, रहन सहन, सब हमें अलग चीज़ दिखाई देती है, वही विभिन्नता होती है। आपसे पूछे कि भिन्नता क्या होती है, तो लोगों का पहनावा, खान पान, रहन सहन, जो चीज़ें होती हैं, आर्ट एंड कल्चर, वही चीज़ें विभिन्नता में आती है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। जब कोई परेशानी होती है तो लोग एक जगह एकजुट हो जाते हैं, वही चीज़ है जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। भले ही हम अलग अलग राज्यों में रहते हो, अलग अलग प्रांतों में रहते हो, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हो, पर हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी में डाटा है जो कि अपडेट नहीं है, पुराने। अब तो भारत की जनसंख्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितनी है। और चीन, अब चीन नहीं, भारत है, पहले स्थान पर आ चुका है जनसंख्या की दृष्टि से। अभी जनगणना हुई नहीं है, कोरोना के हिसाब से वैसे जनगणना लेट चल रही है। अगर जनगणना हो जाती और हमारे सामने जो आंकड़े आ जाते तो शायद हम उनको अच्छी तरीके से, अभी जो ऑथेंटिक डाटा है जनगणना की अभी तक हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें 2011 के हिसाब से ही पर्सन को मानना पड़ता है। और एग्जाम में अभी तक 2011 के ही आंसर को माना जा रहा है। तो अभी हम जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, पर अभी इसको 120 करोड़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ एग्जाम में भी 120 करोड़ ही माना जाएगा जब तक नए डाटा हमारे सामने नहीं आते हैं तब तक। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पूछे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन चीज़ों को हमने पीछे अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ मैंने चित्र के द्वारा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 6.2, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश है, एक जगह उत्तरी अक्षांश लगा दिया था, एक जगह दक्षिण अक्षांश लगा दिया था। तो हम सोचते हैं कि ये तो दक्षिण में होना चाहिए, दोनों जगह उत्तर कैसे हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है। ये मानो कि कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है। और जो 0 डिग्री जिसको हम देशांतर खींचते हैं, याम्योत्तर बोलते हैं, और दूसरे नाम उसका ग्रीनविच है, जो कि लंदन शहर से गुजरता है। तो ये तो क्या है, ग्रीनविच रेखा है, ये विषुवत रेखा है। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन से डिग्री पर है, आगे देखना आपको, एक बार इसको पढ़ो फिर हम इसको समझेंगे चित्र के द्वारा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। आप मानो कि ये विषुवत रेखा है, और जिस प्रकार हम पृथ्वी पर इस तरीके से अक्षांश खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं अक्षांश, और ये जो रेखाएं होती है देशांतर होते हैं। देशांतर अक्षांश को आप नहीं जानते हैं तो पीछे वाले वीडियो में देख लें। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 23.5 डिग्री है, क्या है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। मानो कि भारत की स्थिति यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत, भारत की स्थिति क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। अब उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा जाता है, दोनों जगह उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति यह है। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है, यह ग्रीनविच रेखा है। आपको पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। और जब भारत इस प्रकार पृथ्वी को बांटा जाए तो ये क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की,
एक चित्र के माध्यम से हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये मानो हमारा भारत है, ये वाली। देखो ये कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। ये जो दक्षिण भारत का जो केंद्र बिंदु है कन्याकुमारी वाला, ये कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। और ये उत्तरी अक्षांश क्यों है, आपने समझ लिया ये क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ है, इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। और जो ऊपर वाला ये उत्तर वाला भारत है, ये लद्दाख वाला, ये आएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश आएगा, ठीक है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री, यहाँ पर भारत का विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इस चीज़ को समझना, ये पूर्वी देशांतर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भारत जो ग्रीनविच है वो उसके पूर्वी की तरफ है। इस प्रकार जब देशांतर खींचेंगे तो भारत किस प्रकार आएगा? पूर्वी देशांतर में आएगा, इसलिए पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, यहाँ जो आएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भी आएगा, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश आएगा। ये क्या किया जाता है, जब स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कभी दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे, कहाँ पर, या कभी यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश दे देंगे, कभी यहाँ पर पूर्वी की जगह पश्चिम दे देंगे, ऐसे करके चीज़ को घुमाया जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ जाते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जब हम पश्चिम की तरफ से जाते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस चीज़ को आपको समझना है और ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर विश्व को पश्चिमी, ये बोल रहा है कि ये विश्व है और इसके बीच बीच में अगर ग्रीनविच रेखा खींच दी हमने तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति आएगी आपकी 68, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, इसे हम इस प्रकार जब देशांतर खींचते जाएंगे तो भारत किस में आएगा? 68 डिग्री। माना कि ये 68 डिग्री है तो भारत की स्थिति यहाँ से स्टार्ट होगी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होगी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक खत्म होगी। इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में 29 डिग्री का लगभग अंतर है। कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है? 2 घंटे का अंतर रहता है। कारण क्या है यहाँ पर 2 घंटे का अंतर? कि जब यहाँ पर कह रहा है कि देखो इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपका क्या है? दक्षिणी भाग है, यहाँ पर आपका उत्तरी भाग है लद्दाख वाला, और यहाँ पर क्या आपका गुजरात वाला भाग है, और यहाँ पर आपका अरुणाचल वाला भाग है। एक बार हम इस चित्र के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आपका है उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये स्थिति आपकी कितनी है? ये वाला पूछ रहा है 37 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट वाला है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर आप आएगा 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि
क्या पूछ रहा है। अब आपको पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत का है, ये होगी आपकी अक्षांश, और ये आपका होगा देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछे कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक देशांतरीय जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पूछे भारत का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझा होगा। अब आपसे पूछे कि ये वाली जो लंबाई है ऊपर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी है, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ये आपकी है 3200, ये वाली आपकी है 3200 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपकी ये वाली है जो 2900 किलोमीटर है। और ये वाली आपसे पूछिए ये वाली कितनी है, तो ये आपकी है 2900 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, यहाँ तक प्रश्न आपसे यहाँ पर एक तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार कितना है, और पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 3200 किलोमीटर लंबाई पूछी जा सकती है, 2900 किलोमीटर ये वाला पूछा जा सकता है। इन दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछा जा सकता है, और अक्षांश और देशांतरों के बीच में भी आपको अंतर पूछा जा सकता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये कह रहा है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। कारण क्योंकि यहाँ पर मानो कि अरुणाचल है, यहाँ पर अगर सूर्योदय होता है और यहाँ पर अगर गुजरात है, तो यहाँ तक आने में सूर्य को 2 घंटे का समय लग जाएगा। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, माना गया कि 82.5 डिग्री आपसे पूछे कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, ये पश्चिमी देशांतर उत्तरी देशांतर यहाँ पर कुछ ही आपसे दे सकते हैं, ये आपका पूर्वी देशांतर है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। बिल्कुल पूछे किसी प्रकार की पूछे कि भारत का जो मानक समय उसको क्या कहा जाता है, भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। 7 यहाँ पर आपके भारत के पड़ोसी देश दे रखे हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये चित्र आपसे ये प्रश्न भी बनता है कि कौन कौन से देशों की सीमा भारत से लगती है, स्थलीय सीमा कौन से। तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आपका चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर आपका बांग्लादेश। इन देशों की सीमा क्या लगती है, स्थलीय सीमा है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ लगने वाले कौन कौन से देशों की सीमा स्थल से भी लगती है और जल से भी। तो पाकिस्तान की स्थलीय सीमा लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। इधर म्यांमार है वो अरुणाचल से स्थलीय सीमा बनाता है और इधर बंगाल की खाड़ी से जलीय सीमा भी बनाता है। इधर आपका बांग्लादेश है वो बंगाल की खाड़ी से भी लगता है और भारत से भी लगता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, बांटा गया। कारण यह है
कि भारत का प्रशासनिक कारणों से इतने बड़े राज्यों में क्यों बांटा गया है, क्यों यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरीके से चल पाए। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो राज्यों का निर्माण है भाषा के आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर किया जाता है, क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, तो किस आधार पर हुआ। राज्यों का निर्माण भारत में मुख्यतः, ये कह रहे हैं मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यही तक पढ़ेंगे। मैंने सोचा कि इसमें क्लास को आज पूरी कर लेंगे, परंतु ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम कल पूरा करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।